ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। रात इंतहाई सर्द थी और बर्फबारी पूरे जोरों शोर से जारी थी, लेकिन किला नुमा इमारत के इस कमरे में दहकती लकड़ियां माहौल की खुनकी को खासी हद तक कम कर चुकी थीं। बड़ी मेज के गिरद सब लोग मुकम्मल खामोशी साधे बैठे थे और उन सब की नज़रें उस शख्स पर जमी थीं जो सदर की कुर्सी पर बैठा था। आज वो आम दिनों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा खामोश दिखाई दे रहा था। अरे डेविड, आपकी ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लग रही है। एक शख्स ने बात छेड़ी तो डेविड चौंक उठा, जैसे इसकी सोच का तसलसल टूट गया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर शिकस्त बार बार होने लगे तो खतरे की घंटियां बज उठती हैं। डेनियल ब्राइट ने मुझे सख्त मायूस किया है, क्योंकि ये पूरा मामला मैंने उसी के जिम्मे लगाया था। डेविड ने अपनी दाएं जानिब बैठे डेनियल ब्राइट को घूरते हुए कहा। डेनियल ने नज़रें झुका ली और आहिस्ता लहजे में बोला, चीफ, मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी। आपने एक फॉक्स होल लगाने का कहा था, मैंने दो लगाए ताकि उनकी तवज्जो हट जाए, लेकिन वो फिर भी शंकर त्रिपाठी को ले उड़े। इस चक्कर में हमारा एक अहम मिशनरी आदमी भी मारा गया। समझ नहीं आती हमसे कौन सी भूल हुई कि ये सब सहना पड़ा। डेविड ने उसे खामोशी से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, याद रखो, शातिर दुश्मन तुम्हें वहाँ से पकड़ता है जहाँ तुम सोच भी नहीं रहे होते, और अक्लमंद दुश्मन तुम्हें अपनी कच्छार में लाकर शिकार करता है। अब अगर दुश्मन एक ही वक्त में शातिर भी हो और अक्लमंद भी, तो वही होता है जो अभी हमारे साथ हुआ है। इसका साफ मतलब ये है कि वो लोग हमसे पहले यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसीलिए हमारे कदम बढ़ाने से पहले ही वो ऐसी बिसात बिछा देते हैं जैसे ये मंसूबा हमारा अपना ही हो। गोया वो हमारी एक एक बात और हर हरकत से बाखबर हैं। इतने वसाइल होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो अपनी मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ मैदान में उतरे हैं, और बकौल हमारे, हमने खुद ही उनके लिए ये मैदान सजा दिया है। डेविड के इस तफसीली तज्ज़िये के बाद कमरे में मौजूद सब लोगों के चेहरों पर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। इतने में एक यहूदी नज़ाद शख्स ने कहा, चीफ, इस प्रोजेक्ट पर भारी फंडिंग हो चुकी है, बड़े लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं। अब अगर किसी एरे गैरे की वजह से हमें नुकसान पहुंचा, तो ये नुकसान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अचानक डेविड धाड़ा, वो एरे गैरे नहीं हैं। साथ ही उसने मेज़ पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। सब लोग हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि इसने आज से पहले कभी इस तरह का रद्द अमल जाहिर नहीं किया था कि डेविड यूं गुस्से में वो अपनी हदों से बाहर निकल आया था। हालांकि वो आम तौर पर निहायत धीमे मिजाज का आदमी समझा जाता था। इसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जो लोग यहाँ की हर रुकावट तोड़ते चले जा रहे हैं, जो हमारी हर चाल नाकाम बना रहे हैं, वो एरे गैरे नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है कि ये मारखोरों का नया दंग है, एक ऐसा खेल जिससे हम यकसर बेखबर हैं, और उसी बेखबरी का फ़ायदा उठाते हुए वो बार बार हम पर वार कर रहे हैं। हमने जितने भी जाल बिछाए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं उनकी मर्ज़ी शामिल थी। तभी तो एल्फावन बड़े एतमाद से कह गया था कि वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। ये कहते ही उसने रिमोट उठाया और सामने लगी बड़ी स्क्रीन ऑन कर दी। लम्हों बाद एक मंजर वाज़ेह हुआ। स्क्रीन पर एक कमांडो का हयूला नमूदार हुआ
اور اس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ میں ہمیشہ تم سے ایک قدم آگے چل کر سوچتا ہوں۔ تم لوگوں نے ناروے میں جو کچھ بھی طے کیا، میں سب جانتا ہوں۔ کون کون اس کھیل میں شامل ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تمہارے عزائم کیا ہیں، اس سے بھی میں باخبر ہوں، لیکن تم اب تک یہ نہیں جان سکے کہ ہم کون ہیں۔ یہ تمہاری حسرت ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے کہ تم ہمارے قریب پہنچو، میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگ کیا کرنے جا رہے ہو، اور دیکھ لو، ایک بار پھر ہم بازی مار گئے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جہاں کہیں بھی میرا تم لوگوں سے ٹاکرا ہوا، ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کسی اور جگہ، کسی اور وقت پر ہم پھر سے ملیں گے۔ یہ کہہ کر اسکرین اچانک سیاہ ہو گئی۔ ڈیوڈ نے بھاری لہجے میں کہا، دیکھا تم لوگوں نے اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد۔ اسے یہ بھی علم ہے کہ ہم ناروے میں بیٹھ کر یہ کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کی بار بساط میں خود سجاؤں گا، اور اس بار انہیں یہ لگے گا کہ یہ کھیل ان کا اپنا ہے۔ لیکن ساری ڈوریں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اب کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا۔ ایسا لگے گا جیسے ہم خاموش ہو گئے ہیں۔ یہی خاموشی انہیں حوصلہ دے گی کہ وہ خود ہمارے جال میں آ کر پھنس جائیں۔ پھر دیکھتے ہیں ان کا کتنا وزن بنتا ہے۔ ڈیوڈ کی سوچ میں ڈوبا لہجہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن سب سے پراسرار مسکراہٹ ایک اور شخص کے چہرے پر تھی جو مسلسل ڈیوڈ کو گھور رہا تھا۔ ڈیوڈ نے چونک کر کہا، تم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرا کر بولا، میرے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے چیف، جو یقیناً آپ کے لیے خوشی کا باعث ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ڈیوڈ کے قریب آ گیا۔ اسکرین پر کچھ دیکھتے ہی ڈیوڈ کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھرنے لگی، جو لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ڈیوڈ اس شخص کے ساتھ ایک علیحدہ کمرے میں موجود تھا۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپ اوپن رکھا ہوا تھا۔ یہ ٹرینڈ کب لانچ کیا گیا تھا؟ ڈیوڈ نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ چیف، یہ جب ہم نے کالج بس کی ہائی جیکنگ کا ڈرامہ رچایا تھا، اس کے فوراً بعد یہ سب ہوا۔ ٹویٹر پر تو زیادہ ہلچل نہیں تھی، لیکن جب ہم نے فیس بک کی تفصیلات کھنگالیں تو یہی دونوں افراد نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ فیس بک ہمارے لیے محض انٹرٹینمنٹ نہیں، بلکہ انٹیلیجنس کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، کیونکہ یہاں لوگ اپنی معلومات ہنسی خوشی خود فراہم کرتے ہیں۔ وہ شخص بولا تو ڈیوڈ نے سوچ میں ڈوبی نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو میں الفاون کے خلاف غیر معمولی نفرت دیکھی ہے۔ جس انداز میں یہ دونوں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں، ورنہ پاکستانی قوم تو اپنے ہیروز کی عزت ہر حال میں کرتی ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ان دونوں کے بارے میں مجھے مکمل معلومات چاہیے۔ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز کر سکیں۔ ڈیوڈ کی اجازت ملتے ہی وہ شخص لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر اس بار ان سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو پھر بچ نکلنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے اپنا خفیہ فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر میں تمہیں 2 تصویریں ملیں گی۔ مجھے ان کا پورا ریکارڈ چاہیے۔ اس کام کے پیچھے اپنی ساری ٹیکنالوجی لگا دو، کیونکہ نتیجہ ہر حال میں میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں بولا اور دوسری طرف کی بات سننے کے بعد کال کاٹ دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے بچھائے گئے جال سے یہ لوگ کیسے نکل پاتے ہیں۔ وہ شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑایا اور دیوار گیر الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں سے 50 سال پرانی شراب کی بوتل نکالی، اپنے لیے ایک پیک تیار کیا اور آتش دان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔
इसे बखूबी एहसास था कि उन लोगों की कई सालों की मेहनत दांव पर लगी है और नाकामी का मतलब तबाही है। ग्लास का बड़ा घूंट हलक से उतारते ही इसके चेहरे पर हैजानी तासुरात उभर आए। वो तल्ख लहजे में बड़बड़ाया, अब ये मेरी ज़ाती जंग है और दुनिया जानती है कि डेविड गैरिट कभी हारता नहीं। अब मैं देखूंगा कि कौन कितने पानी में है। ये कहकर वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए आंखें मूंद गया। इंटेरोगेशन रूम की दीवारों से एक खौफनाक शोर टकरा रहा था। गुडू उस्ताद उल्टा लटका हुआ था और इसकी चीखें कमरे में दहशतनाक माहौल पैदा कर रही थीं। उस्ताद, मुआफ़ कर दो, मेरे बाप की भी तौबा जो आइंदा कभी ये काम करूं। वो कांपते हुए दुहाई देने लगा। सामने कुर्सी पर बैठे अल्फा 1 के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इतनी जल्दी टूट गए गुडू उस्ताद? अभी तो हमने कोई तरीका आजमाया ही नहीं। अल्फा 1 पुरसुकून मगर तंजिया अंदाज में बोला। गुडू उस्ताद ने हसरत भरी आंखों से उसे देखा और रुंधे लहजे में कहा, आज तक कभी आप जैसे लोगों का पाला नहीं पड़ा। हम तो हमेशा पुलिस के साथ ही मुकमुका करके निकल आते थे। क्या खबर थी कि तुम्हारे हथे चढ़ जाऊंगा। अल्फा 1 ने कुर्सी की पुष्ट से टेक हटाई और जरा सा झुक कर बोला, एक शर्त है, अगर मान गए तो शायद बचत का रास्ता निकल आएगा, लेकिन अगर खामोश रहे तो याद रखो हर सज़ा डबल होगी। ये सुनते ही गुडू उस्ताद उल्टा लटके होने के बावजूद दोनों हाथ जोड़ने लगा। इसकी ये हालत मज़ीद मज़हका-खेज़ दिखाई देने लगी। अल्फा 1 ने इशारा किया, उतारो इसे और पानी पिलाओ। एहलकार ने हुक्म की तामील करते हुए उसे नीचे उतारा और हाथ में पानी की बोतल थमा दी। गुडू उस्ताद ने बोतल मुंह से लगाई और गटागट हलक से उतारता चला गया। अल्फा 1 की नज़रें इस पर जमी हुई थीं। जब वो कुछ संभला तो अल्फा 1 ने कुर्सी पर हाथ मारा और सख्त लहजे में बोला, अब यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और अपने कान खोले रखो क्योंकि मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। गुडू उस्ताद फौरन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और खौफजदा लहजे में बोला, कसम है उस्ताद, आपको दोबारा अपनी बात दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो आप चाहें तो फिर से उल्टा लटका देना। इसकी बात पर अल्फा 1 ने हल्की सी सर्द मुस्कुराहट छुपाई। इसे यूं लगा जैसे इसके सामने कोई पेशावर मुजरिम नहीं बल्कि एक डरा हुआ सड़क छाप बदमाश बैठा हो। अच्छा, ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। वो झुककर धीरे धीरे सारी बातें समझाने लगा। सुनते सुनते पहले तो गुडू उस्ताद के चेहरे पर हैरत फैली, फिर इसकी जगह गहरी बेयकीनी ने ले ली। ना उस्ताद, मुझे तो लग रहा है जैसे कोई एक्शन फिल्म चल रही है। क्या वाकई मुझे ये सब करना होगा? गुडू उस्ताद की आवाज़ में अब भी झिझक थी। बिल्कुल, और यही तुम्हारी निजात का वाहिद रास्ता भी है। जितना बेहतर काम करोगे उतनी ही जल्दी जान छूटेगी और इनाम अलग से। सोच लो, मंजूर है? अल्फा उसकी तरफ तेज निगाहों से देखते हुए बोला। गुडू उस्ताद ने फौरन गर्दन हिला दी। 100% मंजूर है उस्ताद, मैं तो बचपन से ही ऐसे काम करने का शौकीन हूँ। ये कहकर उसने एक सैल्यूट मारा तो सुनने वाले के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा, इसे ले जाओ और कुछ खिला पिला दो। फिलहाल तो ये शक्ल से किसी भी ग्रेट फिल्म का 3rd क्लास एक्टर लग रहा है। अल्फा ने एहलकार को इशारा किया। एहलकार फौरन आगे बढ़ा और गुडू उस्ताद को साथ ले गया। अल्फा अकेला रह गया तो गहरी सोचों में डूब गया। अब देखना तुम लोग, मैं कैसा जाल बुनता हूँ। तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा अपना प्लान है और तुम खुद ब खुद इसमें फंस जाओगे। मुझे इंतज़ार है तो बस तुम्हारे इस तरफ के पते का, जिसे तुमने अभी तक छुपा रखा है। एक बार वो सामने आ गया तो देखना सारी बाजी कैसे उलटती है। ये कहते ही उसने गाड़ी की चाबियां उठाई
और तेज कदमों से इमारत के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी इसे ये मंसूबा बरादोवन के साथ डिस्कस करना था, और फिर जो भी फैसला होना था वो पूरी टीम की मुशावरत से ही तय पाता। डिग्निटी का भारी भरकम गेट ओपन हुआ और एक काली लैंड रोवर सड़क पर आते ही बाएं जानिब मुड़ गई। गाड़ी अभी अगला मोड़ मुड़ी ही थी कि एक टोयोटा किरोला सुस्त रवि से चलती हुई डिग्निटी की इमारत के सामने से गुजरी और लैंड रोवर के ताक़ुब में मुड़ते ही यकदम उसकी रफ्तार बढ़ गई। चंद तेज मोड़ काटने के बाद लैंड रोवर सीधी मेन हाईवे पर निकल आई और फिर एकदम रफ्तार में तेजी आ गई। किरोला वालों को भी शायद जल्दी थी, इसीलिए इन्होंने भी लम्हा भर ज़ाया किए बगैर एक्सेलेटर दबा दिया। सर जी, हमने पूरी निगरानी रखी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आई मैं फ़ौरन इत्तिला दूंगा। किरोला में बैठे शख्स ने मोबाइल पर इत्तिला दी और फ़ोन जेब में डालते ही फिर लैंड रोवर पर नज़रें गाड़ दी। ड्राइवर ने नज़रें घुमाते हुए साथ बैठे शख्स को देखा। वैसे कामी शाह, ये आखिर हैं कौन, और अपने साहब को उनसे किया लेना देना। कामी शाह के होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। ओए, ये तो हम भी नहीं जानते, बड़े सरकार का हुक्म है तो मानना मजबूरी है। कोई पैसों का लेन देन होगा या फिर किसी ज़मीन का झगड़ा, हमें किया पड़ी है असल कहानी जानने की। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। फिर वो ड्राइवर के करीब होते हुए बोला, और सुन, मलक साहब ने सख्ती से मना किया है कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना करना। अपनी ज़बान बंद रख, पेट भरा हुआ रख, वरना वो हमारी चमड़ियाँ उतरवा कर जूते बना देंगे। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि ड्राइवर ने घबरा कर थूक निगला और नज़रें सड़क पर जमा दी। उधर लैंड रोवर एक हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हुई और सीधी एक फ्लैट की इमारत के सामने जा रुकी। कामी शाह ने भी गाड़ी कुछ फासले पर रोक दी। अगले ही लम्हे लैंड रोवर के दरवाजे खुले और काले लिबास में मलबूस अफराद तेज़ी से फ्लैट की इमारत के अंदर दाखिल हो गए। कामी शाह फौरन गाड़ी से उतरा और उनके पीछे पीछे चलते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुआ। सामने ही वो शख्स लिफ्ट में सवार हो रहा था। कामी शाह मुहतात कदमों से लिफ्ट के करीब आया और ऊपर बढ़ते हिंसों पर नज़रें गाड़ दी। लिफ्ट 9 नंबर पर जाकर रुकी। इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते हुए बोला, सर जी, ये बंदा एडन गार्डन के फ्लैट की 9वें मंजिल पर गया है। मलक नज़ीर ने दूसरी जानिब सारी बात गौर से सुनी और सिर्फ ओके कहकर फ़ोन काट दिया। कामी शाह ने मोबाइल जेब में डाला और मुतमईन अंदाज में वापस गाड़ी की तरफ पलट गया। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर की तरफ देखा और खबीस लहजे में बोला, बस देखता जा प्यारे, अभी मैं उनका जीना किस तरह हराम करता हूँ। अब आते हैं असल दुश्मन की तरफ। बाहर की फिजा निस्बतन नरम हो चुकी थी, मगर अंदर हाल में आतिशदान हस्बे मामूल दहिक रहा था। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर चौंकने अंदाज में बैठे थे। सामने सरबराही कुर्सी पर डेविड गहरी सोच में डूबा डेनियल ब्राइट की बातें सुन रहा था। चीफ, हमने एक और ज़मीर फरोश को चारा डाल दिया है। इस बार काम मज़ीद आसान होना चाहिए, डेनियल पुरजोश लहजे में बोला। डिग्निटी की इमारत पर तो पहले ही कुछ शक था, अब हमने मलक नज़ीर जैसे एमएनए को मिनिस्ट्री का लालच दिया है। उम्मीद है ये खेल हमारी तवक्को से भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। डेविड ने आंखें तंग की, फिर दांत भींचते हुए बोला, बस एक बार कोई ज़रा हाथ आ जाए, फिर देखना मैं किस तरह अज़ाब बनकर उन पर टूट पड़ता हूँ। हाल में मौजूद सब लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो पथरीला इंसान अंदर ही अंदर शदीद बेचैनी में जल रहा है। तुम्हें डिग्निटी की इस इमारत पर शक कैसे हुआ? डेविड की आवाज़ में बेइत्मीनानी झलकी। डेनियल ने सांस भरते हुए वजाहत दी, उस लड़की के मोबाइल ट्रैक से जिसने अल्फा 1 का ट्रेंड चलाया था। वो 2 बार इस इमारत के करीब गई है।
सिर्फ गुजरी है, रुकी नहीं। मगर चीफ, इतने नाजुक वक्त में कोई छोटी सी बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इसीलिए हमने इस पहलू को भी मद्देनज़र रखा। डेविड की आंखें अब भी शक्की थीं, लेकिन वो यूं ही भी तो जा सकती है वहाँ। इसमें ऐसा क्या खास है कि तुमने बिल्डिंग पर नज़र रखना ज़रूरी समझा? डैनियल ने एक लम्हा रुके बगैर जवाब दिया। चीफ, उनमें से एक दिन वो उस वक्त गई थी जब हमारे आदमियों ने रवि प्रसाद को छुड़वाया था। फिर चंद दिन बाद दोबारा वहाँ गई। मेरा यकीन है कि इसकी मुलाकात अल्फा 1 से हो चुकी है, इसीलिए वो बार बार वहीं का रुख कर रही है। अब की बार डेविड की आंखों में चमक उभरी। वेल डन, तुम्हारी ये सोच देखकर खुशी हुई। शाबाश, लेकिन मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। डैनियल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। फिक्र ना करें चीफ, बस देखते जाएं। हम उनके सरों पर खामोशी से मौत की तरह मंडलाते रहेंगे। वो दांत निकालते हुए बोला। तो डेविड ने सर हिला दिया। ये इस बात का इशारा था कि अब वो निशस्त ख़त्म करना चाहता है। मगर यकदम उसे कुछ याद आया। वो दोनों लड़के जिनके पीछे तुम पिछले दिनों लगे हुए थे, उनका क्या बना? डैनियल फौरन पलटा और बोला, उन पर काम अभी जारी है, लेकिन चूंकि ये नया पॉइंट हाथ लगा है, इसलिए फ़िलहाल सारी तवज्जो इधर मरकूज़ कर दी गई है। डेविड ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और दोबारा नज़रें झुका ली। अल्फा अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। यही वजह थी कि उसे मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया था। आज भी काली लैंड रोवर घूमती फिरती मुख्तलिफ रास्तों से होकर बिलाखिर उसी फ्लैट की तरफ बढ़ रही थी जहां वो पिछले 3 दिनों से आ रहा था। हस्बे मामूल आज भी इसके पीछे निगरानी करने वाले मौजूद थे। बॉस, कन्फर्म है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अब आगे के लिए क्या हुक्म है? गुडू उस्ताद ने वायरलेस उठाकर रिपोर्ट दी। आगे से ठंडी मगर पुरएतिमाद आवाज़ आई। जो भी हो, तुम अपनी रूटीन नहीं बदलोगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी पूरी नज़र तुम पर है। ये सुनकर वो मुतमईन हवा और गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। कुछ ही देर में वो फ्लैट की इमारत तक पहुंच चुका था। हस्बे आदत चेहरा ढांपे लापरवाही के अंदाज में इमारत के अंदर दाखिल हुआ। 9वें मंजिल पर पहुंचकर उसने फ्लैट नंबर 94 का रुख किया। चाबी घुमाते हुए एक लम्हे के लिए आसपास नज़रें दौड़ाईं और तसल्ली कर लेने के बाद अंदर कदम रख दिया। सामने बरादोवन बैठा हुआ था। इसने गौर से देखते हुए पूछा, हाँ जी, कैसी रही आज की मश्क नंबर 3? गुडू उस्ताद ने हंसते हुए कहा, उस्ताद, ये सब तो फिल्मों में ही देखते आए थे। अब जब हकीकत में हो रहा है तो अजीब सा एहसास होता है। बरादोवन के चेहरे पर एक हल्की सी मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। बस हमारे साथ रहो, तुम्हें इस दुनिया के और भी रंग दिखाई देंगे। लेकिन याद रखो, इस खेल में कदम रखा है तो जान का रिस्क हमेशा साथ रहेगा। ये सुनकर गुडू उस्ताद ने सीना फूलाया और अकड़कर खड़ा हो गया, जैसे हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार हो। पहले जीने का कोई मकसद ही नहीं था उस्ताद, बस जैसे तैसे दिन कट रहे थे। मगर अब जब ये ज़िंदगी जीना शुरू की है, माँ की कसम, मज़ा आने लगा है। गुडू उस्ताद ने फ़ख्र से कहा तो बरादोवन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोश रहा। आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। फ़िलहाल यहाँ ठहरो और ठीक 2 घंटे बाद वापसी की राह लेना। बरादोवन ने तंबी करते हुए बोला और ख़ुद उठा और कमरे से मुल्हक बेडरूम में चला गया। गुडू उस्ताद ने एक सर्द आह भरी और सोफे पर ढेर हो गया। उसके दिल में सवालों का तूफान था। आखिर बरादोवन का प्लान है क्या? मगर फिर फौरन सोचा, प्लान तो वही होता है जो किसी की समझ में ना आए। हाँ, इतना ज़रूर जान चुका था
कि बरादोवन कोई आम आदमी नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। और ये जंग, ये भी कोई आम जंग नहीं थी, ना ही वो लोग आम थे जो इसका पीछा कर रहे थे। अपने को किया लेना, जितना कहा गया है, बस इतना ही जानना काफ़ी है। वो खुद कलामी करते हुए उठा और खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। नीचे पार्किंग में वही गाड़ी खड़ी थी जिसके साए पिछले 2 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। गुडू उस्ताद की आंखों में एक खबीस चमक उभरी। आओ आओ तुम लोग, तुम क्या जानूं कि यहाँ तुम्हारे लिए कैसा बंदोबस्त किया जा रहा है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया और खिड़की से हटकर दोबारा कमरे के अंदर चला आया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।